CRT के क्लास 10th के प्रोज का चैप्टर चल रहा था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये इनकी डायरी एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने अपनी किशोरावस्था में लिखी थी। इसका इंट्रोडक्शन डायरी क्या चीज़ होती है, ये लिटरेचर की रचना कब मानी जाती है, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में और थोड़ा सा इस चैप्टर को भी पढ़ लिया था। आज इसका दूसरा पार्ट, और पहले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा कि ये डायरी इन्हें कैसे मिली और इन्होंने इस डायरी को क्यों लिखना प्रारंभ किया, कितनी इनको निकटता थी उस डायरी से, उन्हें अपना सबसे घनिष्ठ मित्र, फास्ट फ्रेंड इसको समझा और बड़े प्रेम से उसका नाम रखा था किटी। किटी उस डायरी का इन्होंने नाम भी रख दिया था। अब आगे, Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, as much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, कह अगर मैं सीधे सीधे इसमें कूद पड़ूँ, सीधे सीधे अपनी डायरी लिखना शुरू कर दूँ, तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि मैं क्यों लिख रही हूँ, मेरी कहानियाँ क्या हैं, कैसे हैं। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। इसीलिए मैं अपने जीवन का संक्षिप्त इतिहास या अपने जीवन का संक्षिप्त वर्णन कर दूँ, जिससे लोग जुड़ सकें मेरी कहानियों से, मेरी बातों से। एज मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हालांकि ऐसा करना मुझे बिल्कुल नापसंद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग जुड़ सकें। माई फादर द मोस्ट एडरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता, बिल्कुल पूजनीय पिता, बहुत आइडियल पिता, मेरे बड़े प्यारे पिता, मतलब अच्छे पिताओं को जहाँ तक मैंने जाना है उसमें मेरे पिता हैं सबसे अच्छे में। और उन्होंने मेरी माँ से तब तक विवाह नहीं किया जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए, 36 साल के, एंड शी वॉज 25, और वो 25 साल की नहीं हो गई। अर्थात उस समय इतनी अधिक आयु में लोग विवाह नहीं करते थे, बहुत कम आयु में विवाह हो जाता था। तुम लोग अपने दादा दादी वगैरह होंगे पूछना, दादा दादी क्या उनसे भी अधिक एजेड लोग हों पूछना, तो बताएंगी दादी कि हमको तो याद ही नहीं, हम 8 साल के थे, 7 साल के थे, या मैक्सिमम 10-11 साल बताएंगी। तो ये बड़ी बात थी उस ज़माने में, 19वीं सदी के प्रारंभ में। आज अगर ऐसे लोग जीवित ही नहीं होंगे, जीवित होंगे तो उनकी उम्र लगभग 120-30 साल होनी चाहिए। तो उस समय ये बड़ी बात थी कि वो इतने जिम्मेदार व्यक्ति थे कि उन्होंने विवाह तब तक नहीं किया जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए और माँ 25 की नहीं हो गई। माई सिस्टर मॉगॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो मेरी बहन जो मॉगॉट थी उसका जन्म जर्मनी में हुआ था 1926 में, और मेरा जन्म अब देखो बता रहे हैं 12 जून 1929, यानी बहन से 3 साल छोटी, 12 जून को इनका जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक 4 साल की नहीं हो गई, यानी 4 साल की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही, वहाँ जन्म हुआ। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। लेकिन मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए, वहाँ जाकर रहने लगे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। और सितंबर का महीना था ये 1933 का, जब पिता और माँ दोनों, माँ भी उनके साथ हॉलैंड चली गई। वाइल मॉगॉट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर। लेकिन मुझे और मेरी बहन को, मॉगॉट को, एचन जगह का नाम था, वहाँ भेज दिया गया, वहाँ अपनी दादी के साथ रहना था, दादी या नानी जो भी हो। मॉगॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मॉगॉट दिसंबर के महीने में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और पीछे पीछे फरवरी में मैं गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। और पीछे पीछे फरवरी में ले जाया गया, यानी उसका मॉगॉट का बर्थडे था तो टेबल पे मुझे रख दिया गया कि लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट,
यानी तुम्हें खेलने के लिए, तुम अकेली थी, ये तुम्हारी सिस्टर आ गई। तो इस तरह यानी कि बाद में ये दोनों बहनें पहुंची, पहले बड़ी फिर बाद में ये यानी फ्रैंक पहुंच गई। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब ये जब यहाँ आ गई ये लोग सभी लोग फ्रैंकफर्ट में, तो कह रही हैं आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो वहाँ की जो नर्सरी स्कूल थी, मॉन्टेसरी स्कूल थी, वहाँ मैंने पढ़ाई प्रारंभ कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, 6 वर्ष तक नहीं हो गई, यानी 4 साल में आई हैं, 2 सालों तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, पहले तो भाई फर्स्ट फॉर्म मैंने पहली कक्षा की मैंने पढ़ाई प्रारंभ की। एंड इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, और 6th फॉर्म में मेरी जो टीचर थी 6ठी कक्षा में मिसेस क्यूप्रस थी। ये हेडमिस्ट्रेस जैसे तुम्हारे यहाँ प्रधानाचार्य हैं, ऐसे ही छोटे स्कूलों में हेडमिस्ट्रेस होते हैं, जब बड़ा स्कूल हो जाता है उसको प्रिंसिपल कहने लगते हैं, वहाँ हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस कहते हैं। तो वो थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। लेकिन जब साल ख़त्म हुआ, यानी वर्ष जब बीत गया हमारी पढ़ाई का, तो हम दोनों ही खूब रोए, इसलिए कि बहुत ही हृदय को तोड़ देने वाला हम लोगों ने फेयरवेल किया, विदाई ली। बिल्कुल हृदय हम लोगों के टूट गए। अर्थात मिसेस क्यूप्रस से यानी फ्रैंक की बहुत अधिक नज़दीकी थी, बहुत अधिक लगाव था इन दोनों छात्र में और उनकी अध्यापिका में। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और जब गर्मी का महीना आया 1941 में, तो क्या हुआ कि दादी बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए मेरा बर्थडे आया, लेकिन लिटिल सेलिब्रेशन यानी ज़्यादा आनंद नहीं मनाया गया। घर में कुछ बुरा हो जाता है तो हम कोई उत्सव नहीं मनाते, तो वहाँ बर्थडे की, अब देखो हमारे यहाँ भी बर्थडे मनाने की परंपरा आ गई, केक काटना और उस तरह कैंडल्स फूंक के बुझा के सब करना, तो गांव में भी खूब चला है फैशन। हम लोगों के बचपन में भी ऐसा नहीं था, और 10-15 साल 20 सालों से ये गांव में खूब फैला, फिल्मों से आ जाता है धीरे धीरे, तो बहुत कम सेलिब्रेट किया गया, यानी हल्का फुल्का इसको मनाया गया था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और जनवरी 1942 के महीने में ग्रैंडमा का देहांत हो गया। एंड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और कोई ये नहीं जानता कि मैं कैसे उनको सोचती रहती थी, अब भी अपनी ग्रैंडमा से उतना ही मैं प्रेम करती थी, उनके बारे में मैं सोचती रहती थी। इस बात को कोई जान नहीं पाता था, अर्थात इस बात को मैंने अपने मन में रखा, मुझे दादी की याद आती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो अब जो बर्थडे सेलिब्रेशन होना था, दादी का देहांत हो चुका था, कुछ महीने बीते, तो यानी गर्मियों में जब आया बर्थडे, तो वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो दूसरी बार उतना अच्छी तरह से नहीं मनाया, तो इस बार ये हुआ कि उसको मेकअप करेंगे, उसको भी बराबर कर लेंगे, उसका क्षतिपूर्ति कर लेंगे, पिछली बार वाले का भी होता है ना, कहते भैया चलो पिछली बार नहीं हुआ, इस बार थोड़ा सा और अच्छी तरह से करेंगे, दोनों को मिला के करेंगे, ऐसे हुआ। तो एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रस्ट। तो रस्ट यानी जो बाकी कैंडल्स होते हैं, मतलब जितने साल के बच्चे हो जाते थे उतने कैंडल्स वहाँ अंग्रेज जलाते थे। तो कह रहे हैं उन कैंडल्स के अतिरिक्त एक कैंडल ग्रैंडमा के लिए जला गया। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों के लिए करते हैं ना, आत्मा की शांति के लिए, हमारे यहाँ वो होते पितृपक्ष होते हैं, खीर पूड़ी बनाती होंगी तुम लोगों की मम्मी वगैरह, अपने पूर्वजों को मानती हैं कि उनकी आत्माओं तक पहुँचे तो रख देती हैं कौओं को खाने के लिए। लोग श्राद्ध कराते हैं, कई बार बरखी मनाई जाती है, किसी की मृत्यु हुई, आत्मा की शांति के लिए, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए करते हैं हमारे यहाँ हिंदू धर्म में।
तो वहाँ क्रिश्चियनिटी में लोग कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने की परंपरा है। तो कह रही वो दादी के नाम की भी एक मोमबत्ती जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों लोग अभी भी अच्छा कर रहे हैं। चारों लोग मतलब माता पिता और दोनों बहनें, यानी सभी लोग ठीक ठाक थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और यही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये 20 जून 1942 का दिन है आज, और आज से मैं इस डायरी में पूरी तरह से डेडिकेट कर रही हूँ, अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। अर्थात अब आज के दिन से ये डायरी मैं लिखना प्रारंभ कर रही हूँ। बर्थडे पर ये गिफ्ट मिला उस समय। अब डायरी का वर्णन, डायरी में जो इन्होंने लिखा, ये तो अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया था। अब थोड़ा सा डायरी में जो जो लिखा है किसी किसी दिन का, वो हम पढ़ते हैं। सैटरडे 20 जून 1942, ये 20 जून शनिवार 1942 की डायरी का अंश है। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. G and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even GS pleading glances at my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. Sorry. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. देखो कितना सुंदर वर्णन कर रही है ये बच्ची। अपने डायरी को मित्र बना लिया, उसी को लिख रही है जैसे चिट्ठी तुम लोग अपने दोस्तों को लिखते हो, सहेलियों को लिखते हो। डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे अधिक प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। ये फ्रेज है क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी जूते बिल्कुल चाएँ चाएँ कर रहे हैं, या जूतों से आवाज़, मतलब एकदम परेशान हैं, एकदम घबरा रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं, पूरी की पूरी क्लास। क्यों? रीज़न क्या है, कारण क्या? ऑफ कोर्स निश्चित रूप से कारण यही था, इज़ द फोर्थकमिंग मीटिंग, आने वाली जो मीटिंग थी, टीचर्स की मीटिंग होती थी, विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। कौन अगले फॉर्म में चला जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन पीछे छूट जाएगा, किसको रोक दिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी की आधी कक्षा जो थी बेट्स लगा रही। बेट्स यानी शर्त लगाना। तुम लोग भी कई बार शर्त लगा लेते हो, या पता नहीं बच्चे लगाते हैं, हम लोगों ने भी लगाए होंगे बचपन में, कई बार तो बड़े लोग भी लगा लेते हैं शर्त। तो शर्त लग रही है। अब GN मतलब किसी का नाम, CN ऐसे नाम लिया। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. GN और मैं दोनों हंस रहे थे क्योंकि दो लड़के बड़े मूर्ख थे जो हमारे पीछे बैठे थे। CN and Jacques, उनका नाम था, CN नाम था एक का नाम Jacques था। Who have staked their entire holiday savings on their bet. और स्टेक यानी दांव पे लगा दिया। दांव पे क्या लगाया? हॉलीडे, छुट्टियों के लिए बच्चे सेविंग करके रखते हैं। पॉकेट मनी देने का कल्चर होता है, अपने यहाँ भी होता है। अब गांव में तो पता नहीं तुम लोग रोज़ पाते हो कि नहीं पाते हो, शहरों में कुछ परिवारों में ऐसा कल्चर होता है बच्चों को थोड़ा सा पॉकेट मनी देना। तो कई बार बच्चों को उसमें से सिखाया जाता है पैसे बचाना। तुम लोग भी पैसे बचाते ही होगे। तुम लोगों को मान लो रोज़ नहीं मिला तो लड़कियों को तो ज़्यादा मिल जाता है, कभी कोई रिलेटिव आया तो विदाई देता है। ये लड़कों को भले न दे, लड़कियों को ये थोड़ा सा वेटेज मिलता है। तो वही मतलब पैसे कलेक्ट करते थे। तो तुम लोग छुट्टियों में तो नहीं यूज़ करते, शहरों में एक परंपरा ये थी, या अंग्रेज़ों की ये परंपरा थी कि छुट्टियों में बच्चे घूमने जाते थे, नेचुरल जगहों पे या कुछ भी ऐसा मौज मस्ती करते थे, अपने आप को और ज़्यादा एनर्जी में लाते थे। सभी लोग ऐसा करते थे और करना चाहिए सबको, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए जितना सेविंग था वो पूरा दांव पे लगा दिए वो लोग कि हारे तो तुम्हारा, मतलब पूरी छुट्टी बर्बाद करने को तैयार। और शर्त क्या लग रहा है भैया? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास। और दिन सुबह से लेकर रात तक क्या होता था? तो एक कहता था यू आर गोइंग टू पास, तुम तो पास होगे। दूसरा नहीं 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 मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट। यस यू आर, हाँ तुम होगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस एट माई एंग्री आउटबर्ट्स कांट काम देम डाउन। हालांकि GS देख रहा था, वो देख रहा था या देख रही होगी, जो भी रहा हो, अब उसमें बहुत क्लियर ये समझ में नहीं आ रहा, मान लो। तो वो आंखें मिलती थी, GN अब कौन है, वो
लेकिन मेरे अंदर जो गुस्सा आ रहा था, चिढ़ रही थी, ये मूर्खतापूर्ण देख कर कि ये लोग चर्चा कर रहे हैं, लगातार शर्त लगा रहे हैं कि नहीं तुम नहीं पास होगे, तो कहता नहीं भैया तुम पास होगे हम नहीं होंगे, मतलब दूसरे को होगे भैया तुम, और तुम लोगों में भी होता रहे भैया तुम्हारा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, तो नहीं नहीं मेरा नहीं आया तुम्हारा अच्छा आएगा, ये चीज़ चल रहा था। तो ये चिढ़ रही थी, इससे गुस्सा आ रहा था और वो शांत नहीं हो रहा था। इफ़ यू आस्क मी, अगर कोई मुझसे पूछे, किटी तुम मुझसे अगर पूछो, डायरी से देखो कैसे बात कर रही है, इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछती ना, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। डमीज मतलब डमी होता है नकली पुतला, तुम लोग कपड़ों के दुकानों में देखी होगी कि वहाँ ऐसे पुतले बने होते हैं और उसमें कपड़े पहना के सजा दिया जाता है, लोग देख के समझ लेते हैं इसकी फिटिंग या डिज़ाइन कैसी। तो कह रहे देयर आर सो मेनी डमीज, ढेर सारे ऐसे, यहाँ डमीज का अर्थ है फूलिश, मूर्ख, फूलिश बॉयज, फूलिश गर्ल्स या फूल्स, बिल्कुल ढेर सारे ऐसे मूर्ख हैं। अबाउट क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, क्वार्टर यानी 1/4, यानी 25% क्लास में तो ऐसे मूर्ख हैं कि इनको तो बिल्कुल रोकना ही चाहिए, इनको तो बिल्कुल फेल करना ही चाहिए। लेकिन अगली बात और मज़ेदार है, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर के बारे में भैया क्या कहें, इस संसार में जितने प्रकार के जीव हैं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ यही होगा, लेकिन टीचर्स के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये क्या कर देंगे। सबसे विचित्र प्राणी टीचर्स होते हैं इस संसार में, ऐसा एन फ्रैंक कह रही हैं। तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, 2-3 पैराग्राफ इसका और है, 3, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, वहाँ तक समाप्त करेंगे। धन्यवाद।